कक्षा में मूलाधिकारों के अध्ययन के क्रम में हमने समता के अधिकार को अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच अध्ययन किया था। आज की कक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा सभी नागरिकों को प्रदत्त है। स्वतंत्रता को पहले आशय उसका समझना चाहिए। वस्तुतः जो लिबर्टी वर्ड है वो लिबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के रूप में स्वतंत्रता को लिया जाता है। किंतु केवल बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि ये जो दृष्टिकोण है कि बंधनों का अभाव ही वस्तुतः स्वतंत्रता है, तो इसे नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में राजनीतिक चिंतकों ने लिया है। और इस नकारात्मक स्वतंत्रता के जो चिंतक हैं वो यही मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। जो वो स्वयं कर रहा है वो अपने लिए बेहतर करेगा, और जो वो कार्य कर रहा है उसका परिणाम केवल उससे जुड़ा होता है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी कार्य किसी व्यक्ति का वो केवल उससे ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि उसके परिजनों को, उसके जो है आसपास के परिवेश को। तो इसलिए बंधनों का अभाव जो स्वतंत्रता है उसे स्वीकारा नहीं जाना चाहिए। स्टुअर्ट मिल ने अपने अध्ययन में फिर दो प्रकार के कार्यों का डिवीजन किया है कि स्व विषयक कार्य, पर विषयक कार्य। तो पर विषयक कार्य जो दूसरे के साथ तो दूसरों को प्रभावित करता हो। यदि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो किसी न किसी अन्य को प्रभावित न करे। जैसे कि थॉमस हिल ग्रीन ने कहा है कि उस व्यक्ति को भी हम कैसे स्वतंत्र मान सकते हैं जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है और अपने परिवार, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करता है, और अंततः इसका असर समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। यद्यपि ये प्रतीत होता है कि ये उसकी स्वतंत्रता है मद्यपान करना, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं, वस्तुतः स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता आत्मघाती होती है। राष्ट्र और समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को भी हम कैसे स्वतंत्र मान सकते हैं जो मदिरापान या जुए से स्वयं के जीवन को बर्बाद करते हुए अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर देता है। अतः स्वतंत्रता का भाव जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता से है, और सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम बंधनों का पूर्ण अभाव न मानते हुए हम ये कहेंगे कि अनुचित प्रतिबंधों या बंधनों के स्थान पर जब हम उचित प्रकार के बंधन अध्यारोपित करते हैं तो वही सकारात्मक स्वतंत्रता है। एक विद्यार्थी की सकारात्मक स्वतंत्रता यह है कि वो पूर्ण मनोयोग से विद्या अर्जन करे और अपना जो है ज्ञान स्तर ऊपर करता हुआ एक बेहतर इंसान बने। और एक शिक्षक की सबसे बड़ी स्वतंत्रता ये है कि वो पूर्ण मनोयोग से अध्यापन में अपना योगदान दे और जो है समाज और राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान बना रहे। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता का आशय यही होना चाहिए कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पे उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था या ऐसे कार्यों को करने की स्वतंत्रता जो करने योग्य हो, उन्हें ही हम स्वतंत्रता मानेंगे। और ये दृष्टिकोण भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी अनुच्छेद 19 से 22 जो स्वतंत्रता
भारतीय नागरिकों को दी है। भारतीय भूमि पर जितने भी लोग हैं, जो स्वतंत्रता उन्हें मिली है, उसका भी यही ध्येय है कि ये कोई अब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है कि जो मन आया वो करें, बल्कि उचित प्रतिबंधों के साथ हम जब कोई दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उसी से देश और समाज का विकास होता है। जैसे यदि हमें ये स्वतंत्रता है कि हम रोड पे चले, तो हमारा ये कर्तव्य भी जुड़ता है कि हम जो यातायात के नियम हैं उनका अनुपालन करें। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की उतने हद तक स्वतंत्रता हो सकती है जिस हद तक वो अन्य व्यक्तियों के साथ उसका निर्वहन हो सके। एब्सोल्यूट लिबर्टी किसी को भी देना समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे संविधान में जो उल्लेखित स्वतंत्रताएं हैं उनमें मैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं मूल संविधान में, ये 7 स्वतंत्रताएं उल्लेखित थी, किंतु जो संपत्ति की रखने की स्वतंत्रता है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दी गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इस आज़ादी को समाप्त किया था। और अब जो है आप ये भी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब मूलाधिकार नहीं है, बल्कि अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 301 के तहत उल्लेखित है। और विधिक अधिकार वो संसद द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि मूलाधिकार आपको संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अनुच्छेद 19 में वर्णित जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं और वो किस हद तक हमारे लिए जरूरी हैं, ये भी हम समझेंगे। एक सभ्य सुसंस्कृत समाज, एक सबल राष्ट्र के लिए इनकी आवश्यकता क्यों है और उन स्वतंत्रताओं पर किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगा है, वो हम समझेंगे। तो पहले जो 19 का सब क्लॉज 1 है, इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये देखिए, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक व्यवस्था में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बड़ा सम्मानजनक स्थान दिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता ही इस पर निर्भर है कि व्यक्ति को जब तक ये आज़ादी नहीं होगी कि वो अपने विचार रख सके, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, तब तक वो अपनी बात अन्य लोगों तक नहीं पहुंचाएगा और पहुंचा पाएगा। तो ऐसे में लोकतंत्र सफल होना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी को यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो जो है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है, एक और मैं इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता 19 के सब क्लॉज 1A में उल्लेखित की गई है। परीक्षाओं में कई बार इसे पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो न केवल प्रिंट मीडिया के लिए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आजकल जो हमारे सोशल मीडिया के साधन हैं उनके लिए भी ये 19 का सब क्लॉज 1A ये उल्लेखित करता है कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सभी को ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता में 3 बातें शामिल हैं। ये समझ लेना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत पहली बात तो ये है कि सूचना के साधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता या अधिकार। व्यक्ति जो है सूचना के साधनों तक पहुंच सकता है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए RTI जैसी व्यवस्था दे दी गई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू किया गया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था वो
इसका प्रयोग कर सकती है, आरटीआई का, और वो सूचना प्राप्त कर सकती है। यदि उसे सूचना नहीं मिलती है तो जो ऐसी गलती कर रहा है या कोई संगठन जो नहीं दे रहा है सूचना, वो उस पर कार्यवाही भी होती है। बस ऐसी सूचना व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता है जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हो या सूचना प्रदान करने पर राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा हो। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है प्रेस की स्वतंत्रता में कि सूचना के साधनों तक पहुंचने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और दूसरा ये है कि जो भी प्राप्त सूचना है उसको प्रकाशित कर सकता है, यानी दूसरा पब्लिकेशन का है, प्रकाशन का, ये दूसरा बिंदु है। पहले तो सूचना प्राप्त करना, दूसरा प्रकाशित करना, और तीसरा पक्ष इसमें ये भी है कि जो भी प्रकाशित सामग्री है उसको वो वितरित करने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है, वितरण का भी अधिकार है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना के साधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, जो भी सूचना प्राप्त हुई है उसे प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, और अंत में जो प्रकाशित सामग्री है उसे वितरित करने की स्वतंत्रता है। ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यद्यपि मूल संविधान में इस पर कोई निर्बंधन नहीं था, किंतु एक ही वर्ष पश्चात ये प्रतीत हुआ कि इस स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। वाचाल भारतीय बहुत मुखर होते हैं और वो क्या बोल जाएं ये निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे में पहले ही संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था दे दी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में, उसमें ये व्यवस्था दे दी गई कि जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, इन सबके अधीन है। न्यायालय की अवमानना नहीं करेगा कोई, राष्ट्र की सुरक्षा एवं नैतिकता को ध्यान में रखेगा। यानी कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि वो सार्वजनिक रूप से किसी को अपशब्द कहे, गाली दे, वो और ये कहे कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की उसकी आजादी है। उसको सदाचार और शिष्टाचार, यानी उसका जो व्यवहार हो, अपनी बात जो रखे वो संसदीय और शिष्ट तरीके से रख सकता है। वो ये नहीं कर सकता है कि जो है वो अब्सोल्यूट होए, मतलब वो इसमें कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाए गए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अर्थात अब ये जो आपको आजादी हासिल है, स्वतंत्रता हासिल है, वो सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्र की सुरक्षा, नैतिकता आदि को ध्यान में रख करके ही आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे साथियों। अब इसके बाद जो है दूसरे जो आपको स्वतंत्रता हासिल है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, वो ये है कि आप निरायुध, यानी अस्त्र शस्त्र के बिना निरायुध शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखिए, जब तक लोग एक जगह एकत्र नहीं होंगे और परस्पर अपने विचार, भावनाएं एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। अतः आप सभी को ये स्वतंत्रता हासिल है कि आप जो है निरायुध शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं, और इस आज़ादी पर, इस स्वतंत्रता पर भी युक्त निर्बंधन है। वो इस आधार पे कि भाई राष्ट्र की एकता, अखंडता या राष्ट्र की सुरक्षा या यातायात को लेकर के आप पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन में जो निरायुध शब्द आया है, 2-3 विषय है कि जैसे
लोगों ने कहा कि जैसे सिख धर्मावलंबी वो कृपाण धारण करते हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई जब वो सम्मेलन करते हैं तो कृपाण एक अस्त्र के रूप में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी हियरिंग की तो कोर्ट ने सुनाया कि वस्तुतः कृपाण उनका एक धार्मिक प्रतीक है, ना कि इस कृपाण का उद्देश्य किसी को अहित पहुंचाना, किसी को जो है घायल करना, ये उद्देश्य नहीं है। अतः वो जो है एक धार्मिक प्रतीक के रूप में इसे धारित कर सकते हैं। दूसरा ये था कि जैसे किसान यूनियन, जो किसान भाई होते हैं वो प्रायः जो है लठ लेके चलते हैं, तो जो है यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि लाठी एक अस्त्र के रूप में है, क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया कि लाठी तो एक किसान का बड़ा सहारा है। वो जब भी जंगल में या खेत में जाता है तो वो जो है लाठी उसके लिए कई प्रकार का सहयोग करती है, हिंसक पशुओं से बचने में उसकी मदद करती है। तो ये कृषक के लिए वो अस्त्र नहीं माना जाना चाहिए लाठी को, और इस तरीके से उन्हें भी अनुमति दी गई कि लाठी को लेकर के अगर किसान सम्मेलन में आता है तो उसे अस्त्र नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा जो निरायुध शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात है, वो सभी को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। आप जब चाहें तब ये कर सकते हैं। हाँ, ये है कि लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कभी कभी जब धारा 144 को लगा दिया जाता है तो वहाँ पर आप जो है 4 से अधिक व्यक्ति वो एक जगह नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सब धाराएं जो होती है वो बहुत सामयिक होती है, बहुत कम समय के लिए लागू होती है, और जो है समस्या के हल के लिए ऐसा किया जाता है। अगला जो स्वतंत्रता है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, कोई आप सहकारी संगठन या समिति का गठन कर सकते हैं, यहीं से आप दल का गठन कर सकते हैं। कोई जो है बेरोजगार युवक जैसे हैं तो अखिल भारतीय बेरोजगार संघ जैसी संस्था स्थापित कर सकते हैं। एकजुट होकर के वो अपनी बात रखें, यानी संघे शक्ति कलयुगे के उसमें देखा जाए तो ये संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है सभी को। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके आपको स्वतंत्रता हासिल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है जो संगठन कोई नक्सली संगठन बना दें, या जो है अखिल भारतीय डकैत संगठन बना दें, चोर संगठन बना दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है व्यवस्था फिर लोक व्यवस्था के विपरीत हो जाएगी, और आपको जो ये संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है वो वस्तुतः सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, एकता एवं अखंडता के अधीन रखा गया है, और उसी के अधीन आप इस स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है भारत भूमि पर निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता है। आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या जो है आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं। विविधतापूर्ण इस भारत के विविध पक्षों का दर्शन करें, ये आपको स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है। बस इस पर एक दो ऐसे आधार बनाए गए जिनके आधार पर यह स्वतंत्रता कम की जा सकती है आपकी। पहली बात तो ये है कि कहीं आदिवासी क्षेत्र है जो ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट भाषा होती है ना, और उनके जो है रहन सहन में विशिष्टता होती है। तो वहाँ पर जो है आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप उस ट्राइबल पीपुल जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर भ्रमण न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है अपना बड़ा दर्शन कुछ लेके जाए और उनकी मूल संस्कृति है पाश्चात्य दर्शन का प्रचार करें और उनकी मूल संस्कृति, मूल सभ्यता वो प्रभावित हो रही हो, तो इसके आधार पर रोक लगाया जा सकता है। या हमारे जो बायो रिजर्व बनाए गए हैं, बायो रिजर्व
पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से जरूरी है और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से। तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ अगर चालू हो जाती हैं तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को क्षति पहुँचती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन रोक सकता है आपको कि इस बायोस्फीयर में आपको जानना अनुमन्य नहीं है। और इसी तरीके से कि कुछ जैसे सैन्य आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर जो है चांदमारी बनी हुई है, तो उस जगह भी आपको रोका जा सकता है कि वो जो है शूटिंग एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको रोक करके वो आपकी सुरक्षा के लिए ही है। तो ये 3 आधार हैं कि ट्राइबल एरिया में आपको रोका जा सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व में रोका जा सकता है, और जो सैन्य आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर भी रोका जा सकता है। वैसे आप निर्बाध विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी या सौराष्ट्र से सिलचर कहीं पर भी भ्रमण करें और इस अखंड भारत के दर्शन करें। इसके पश्चात तो भारत भूमि पर कहीं भी निवास करने का अधिकार है। आप भारत भूमि पर पहले क्या था कि अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को एक विशिष्ट स्थिति थी और वहाँ पर शेष भारत के लोग वहाँ पर संपत्ति खरीद नहीं सकते थे। वो किराए पे तो रह सकते थे लेकिन अपना मकान, अपनी भूमि अर्जित करके वहाँ पर रह नहीं सकते थे। तो ये अब चूंकि 370 की व्यवस्था खत्म हो गई है 2019 में, तो इसलिए अब जो है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट आज़ादी है। आप पर कोई इसका अंकुश नहीं है। आप बिल्कुल कहीं भी भारत भूमि पर संपत्ति क्रय करें और वहाँ पर बसे, वहाँ का हिस्सा हो जाए। ये आपकी ये जो है स्वतंत्रता है 5वीं। और अंत में किसी भी वृत्ति, व्यवसाय अथवा आजीविका अपनाने की आपको स्वतंत्रता है। वृत्ति, व्यवसाय, आजीविका आप जो है अपना सकते हैं कि इस पर कोई अंकुश नहीं है। अभी कुछ सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था को तो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन ऐसे ये नहीं कहा जाएगा कि पहले जैसे कि जाति आधार पर कर्मों का निर्धारण था उसके आधार पर नहीं चलेगा। अगर कोई दलित भाई संस्कृत का विद्वान है और वो जो है पांडित्य कर्म करना चाहता है, आचार्य के दायित्व का निर्वहन करना चाहता है, तो वो उसको एक स्वतंत्रता है। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी अपना सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को ध्यान में रख करके ही आप वृत्ति को अपनाएंगे। कोई व्यक्ति चोरी की वृत्ति नहीं अपना सकता और कहे कि भाई ये तो हमारी आजीविका है, हम तो इसमें बहुत रिस्क उठाते हैं, हमें ये जो है संविधान प्रदत्त आज़ादी के अंतर्गत मिल रहा है और हम इसका उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि चोरी की वृत्ति या डकैती की वृत्ति वो लोक व्यवस्था के विपरीत है, अतः वो ऐसी वृत्तियां नहीं अपनाई जा सकती है। तो ये साथियों, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये जो 6 स्वतंत्रताओं का एक बढ़िया सा ये कह ले एक एल्बम जो हमारे नागरिकों को प्रदान किया है, इसका उपयोग अगर नागरिक अपने विकास के लिए करता है तो निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास होगा। अनुच्छेद 19 की इन 6 स्वतंत्रताओं को बहुत सम्मानजनक स्थान दिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने और अन्य संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत इन स्वतंत्रताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसके पश्चात जो है अनुच्छेद 20 में हम आते हैं और यहाँ पर दोष सिद्धि से संरक्षण है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। दोष सिद्धि से संरक्षण आपको दिया गया है और ये अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्राविधान कर दिया गया कि ये जो दोष सिद्धि से संरक्षण की बात है वो आपातकालीन परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं की जा सकती।
मतलब इमरजेंसी पीरियड में भी इस अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जैसे ही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है, वैसे ही अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। किंतु राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मूलाधिकारों को निलंबित कर सकता है। 20 और 21 की बात अभी आगे आएगी, वो तो मूल संविधान में ही था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी को अगर विचलित करना है तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जा सकता है, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं। तो यहाँ पहले हम समझते हैं दोष सिद्धि से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन के प्राविधान क्या क्या हैं। पहला तो 20 का सब क्लास 1 ये कहता है कि अपराध के समय वर्णित दांडिक विधि से अधिक, जो दांडिक विधि में दंड वर्णित है उससे अधिक दंड किसी को नहीं दिया जा सकता है। यानी जिस समय अपराध हुआ और कानून में जितना दंड वर्णित है वही दंड दिया जाएगा, और ये नहीं कि भविष्यलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां बना करके किसी व्यक्ति को दंड का प्राविधान कर दिया जाए। ये कि भाई जब उसने 302 किया था तो उस समय यदि आजीवन कारावास कानून के तहत था तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास ही दिया जाएगा, भले ही भविष्य में 302 के लिए कानून आए कि भाई वो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, तो वो उसके लिए होगा जो उस समय कानून जब लागू हो गया, उस समय अपराध किया तो उस समय का वर्णित दंड दिया जाएगा। अर्थात जो है भविष्यलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां नहीं बन सकती, ये एक जो है व्यवस्था दी गई है। और नहीं तो यहाँ पर क्या हो कि ना जब दूसरे दल की सरकार बने तो अपने हिसाब से कानून जटिल बना दे और अपने जो विरोधी दल के लोग या पूर्व सरकार के लोगों को वो जो है बड़ा दंड सुना दे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने भविष्यलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियों पर रोक लगाई है। हाँ, एक और भी है कि भाई भविष्यलक्षी और भूतलक्षी प्रभाव, ये भी नहीं कह सकते कि भाई जो है अगर दिल्ली सल्तनत के काल में किसी सुल्तान ने ये कानून लागू किया हो कि भाई आग के बदले आग, किसी ने किसी की आग फोड़ दी तो उसकी आग फोड़ दी गई, तो वो ऐसा नहीं कि वो वाला कानून अब लागू कर दिया जाए, ये भी संभव नहीं। भूतलक्षी प्रभाव से भी दांडिक विधियों को लागू नहीं किया जा सकता और भविष्यलक्षी प्रभाव से भी दांडिक विधियां जो है लागू नहीं की जा सकती। अर्थात जिस समय किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है, अपराध के समय कानून में वर्णित जितना दंड है उस दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। हमारे हिसाब से आप स्पष्ट हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त 20 का सब क्लास 2 ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, डबल जियोपॉर्डी। मतलब एक बार किसी ने अपराध किया और उसको भाई सजा हो गई 10 साल की कैद बमुशक्कत या जो है उसको सश्रम कारावास हो गया और वो अपनी सजा पूर्ण करके आया, तो फिर यद्यपि उसने मर्डर कभी किया है तो अब ये नहीं होगा कि पुनः कोई अपील करे कि नहीं इसने मर्डर किया, इसको पुनः दंड दे दिया जाए। तो उसने जो अपराध किया उसका एक बार सजा भोग लिया है तो अब दोबारा उसे वो दांडिक दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। एक बार सजा भुगतने के बाद वो भाई निर्भीक होकर के वो जज के सामने से भी निकल जाएगा, क्योंकि उसने तो पूरा अपनी सजा भुगत ली है। अब ये है ना कि वो भविष्य में अगर कोई अपराध करता है, दोबारा कोई किसी दूसरे का मर्डर या कोई घटना कर देता है, तब तो उसे दंड मिलेगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक पक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में हो, सार्वजनिक सेवा में हो और उसने अपराध किया, तो
उस पर जो है न्यायिक कार्यवाही द्वारा दंड दिया गया, आज कारावास हुआ, और विभागीय कार्यवाही द्वारा उसे उसके पद से बेदखल कर दिया गया, अर्थात उसे बर्खास्त कर दिया गया। तो ये दोहरा दंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि विभागीय प्रक्रिया द्वारा दंड पृथक है और न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दंड पृथक है, इसलिए इसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो है 20 का सब क्लास 3, ये स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और ये इसमें यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, जैसे पुलिस उत्पीड़न करे, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर में रखे, तो ये जो है मानवाधिकारों के विरुद्ध है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत अधिक किसी को टॉर्चर किया जाता है, दंड दिया जाता है अभिरक्षा में, तो जो निर्दोष व्यक्ति भी है वो अपनी जान बचाने के लिए तत्काल वो कहता है कि नहीं, मैंने ही अपराध किया है। तो यहाँ पर जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, भारत में बहुत सम्मानजनक स्थिति है इसकी, न्याय का मूलभूत सिद्धांत यही है कि लाख दोषी बच जाए लेकिन कोई एक निर्दोष न सजा पाने पाए, और यदि कोई निर्दोष सजा पा जाएगा तो न्याय पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा दुरुपयोग होता है और साक्ष्यों के अभाव में वास्तव में जो दोषी व्यक्ति है वो भी बच जाता है, लेकिन फिर भी भारत में इस न्याय के मूलभूत सिद्धांत का अनुपालन होता है कि लाख दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष सजा न पाने पाए। इसीलिए आप देखते हैं कि लंबे समय तक जुडिशियल ट्रायल चलता रहता है और उसमें जो है उचित अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर जो है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सेल्फ इनक्रिमिनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु जो पुलिस अभिरक्षा में है या जिस पर संदेह है पुलिस को कि इसने अपराध किया है, तो उसकी अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट्स लेना, रक्त, वीर्य, पसीने के नमूने लेना, इसे जो है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं माना जाएगा। ये वस्तुतः सही अपराधी तक पहुंचने की एक व्यवस्था है कि फॉरेंसिक जांच के द्वारा पता चले कि भाई घटना स्थल पर जो भी जो है असलहा प्रयोग हुआ उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो संदेह के घेरे में है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर के मिलान हेतु ऐसा किया जाता है। ये वस्तुतः उचित अपराधी तक पहुंचने का एक साधन है, इसे जो है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं माना जाएगा। तो साथियों, ये जो है 20 का सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3 आप जरूर इसे जान लें, और ये जो है उपयोगी जानकारी है और इसका महत्व इतना है अनुच्छेद 20 का कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक व्यवस्था दे दी गई कि इसे आपातकालीन परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यद्यपि 1978 के पूर्व इसे भी राष्ट्रपति निलंबित कर सकता था। अनुच्छेद 21 इसके पश्चात जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि इसके बिना अन्य अधिकारों की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। और शायद यही बात है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में ही ये व्यवस्था कर दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही निलंबित किया जा सकता है, अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। यानी इस अनुच्छेद का भी आपातकालीन परिस्थितियों में निलंबन नहीं हो सकता है। अब तो ये जो जीवन का अधिकार है,
इतना व्यापक अधिकार हो गया कि इसमें न जाने कितने अन्य अधिकार अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जोड़ता जा रहा है। और यहाँ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान निर्माताओं ने जापान से लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि अब एक झुकाव दिख रहा है, जो अनेक निर्णय न्यायपालिका द्वारा प्रदान किए गए उसमें एक झुकाव दिख रहा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर झुकाव दिख रहा है। और वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित जो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है उसके अंतर्गत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। नेचुरल जस्टिस पर आधारित प्रक्रिया है, यानी इसके तहत न्यायपालिका देखेगा कि भाई अपराध की परिस्थितियां क्या थी। यदि कोई पेशेवर अपराधी नहीं है और उसके पास अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो ऐसे में वो ये भी देखेगा कि भाई अपराध की दशाएं क्या हैं। जैसे कि एक बलात्कार से पीड़ित महिला ने जब बलात्कारी की हत्या कर दी तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जो है निर्णय में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की और 302 के तहत उसे कारावास का दंड दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उस महिला ने अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि महिला का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और वो उसके जो है एक महिला का जीवन वास्तव में उसकी इज्जत आबरू के साथ ही होना चाहिए और इज्जत आबरू विहीन महिला का जीवन नारकीय हो जाएगा। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो उसने जो है उस महिला को सम्मानजनक स्थिति में सम्मान के साथ बरी करने का आदेश दिया और बताया कि भाई उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू को बचाना वो उसके जीवन के अधिकार के तहत है, जिसके तहत उसने ये कार्य किया। तो उसको सम्मानजनक तरीके से बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर अब जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो प्राकृतिक न्याय पर आधारित है उसके तहत निर्णय होने लगे हैं। और इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक केस मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई अधिकार शामिल कर दिए। जैसा कि मेनका गांधी का वो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जीवन के अधिकार के तहत विदेश भ्रमण करने का भी अधिकार शामिल है। स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ जल भोजन ग्रहण करने का अधिकार है। यदि प्रदूषित वातावरण है और जो है कोई व्यक्ति इस प्रदूषित वातावरण में उसके जीवन संकट में पड़ता है तो संविधान द्वारा जीवन के अधिकार को कोई महत्व नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में जो डीटीएच बसें पहले चलती थी उनको बाहर कर दिया कि भाई ये डीजल चालित जो डीटीएच बसें हैं वो जो है दिल्ली वासियों के जीवन के अधिकार को कम कर रही हैं, या जो है हानिकारक उद्योग जो स्थापित थे दिल्ली में उन्हें भी दूर करने का निर्देश दिया दिल्ली यानी रिहायशी क्षेत्रों से। साथ में यहाँ पर जीवन के अधिकार के तहत निजता के भी अधिकार को शामिल किया गया है। राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बड़ा सम्मानजनक स्थान दिया है और इसके तहत कई ऐसे मामले आए जैसे लिविंग रिलेशन की एक प्रक्रिया चल रही है तो वो निजता के अधिकार के तहत रखा गया, राइट टू प्राइवेसी के तहत रखा गया। या जो है युवक युवतियाँ वो एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं तो वो भी उनके निजता के अधिकार के सम्मान के तहत रखा गया है। और साथ ही कई ऐसे प्राविधान हैं जैसे 497 की धारा है आईपीसी की एडल्ट्री से संबंधित। पहले दंड था
लेकिन अब कोई जो है विवाहित महिला भी अपने निजता के अधिकार के तहत वो किसी के साथ चैट करना चाहती, बात करना चाहती है, रहना चाहती है, तो इसको दांडिक विधि में नहीं रखा गया, दंड नहीं दिया जा सकता। वो है कि वो उसका पति पहले वाला वो जो है डाइवोर्स की अपील कर दे, वो जो है उससे मुक्त हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि न्यायालय से अनुरोध करे कि वो महिला उस व्यक्ति के साथ कोई जो है बातचीत न करे। ये जो है उसके निजता के अधिकार के विरुद्ध होगा। तो ये राइट टू प्राइवेसी बहुत सम्मानजनक इस तरफ दिया जा रहा हमारी न्यायपालिका द्वारा। अनुच्छेद 21 एक बहुत व्यापक अनुच्छेद है और जैसा कि अभी हमने बताया कि इसे आपातकालीन परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। एक और पक्ष यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक जो है वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, उस वाद में जो निर्णय दिया था उसके तहत ये कहा गया कि जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत वो वस्तुतः मानव गरिमा से युक्त जीवन से है, ना कि पशुवत जीवन से। और लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी कब होगी? जब व्यक्ति शिक्षित हो, उसको जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। तो न्यायालय ने कहा कि भाई एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन ही मानव गरिमा से युक्त जीवन माना जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति का जीवन वो पशुवत जीवन के निकट होता है। अतः शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी व्यवस्था को, इसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए अंततः संसद ने 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा और शिक्षा को मूलाधिकार बना दिया। अभी तक जो है 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चों के लिए संविधान में अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत एक प्राविधान था कि राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा है, जूनियर तक की शिक्षा है, वो मुफ्त निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दांडिक स्वरूप के नहीं, इन्फोर्सेबल नेचर के नहीं है, उनको न्यायालय लागू नहीं कर सकता। तो बहुत दिन तक इस पर कोई बड़ी बात नहीं आई, लेकिन जैसे ही अनुच्छेद 21A जोड़ करके शिक्षा को मूलाधिकार बना दिया गया, वैसे ही अब 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह अधिकार वस्तुतः मूल अधिकार हो गया है। अब प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर की परिधि में प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की परिधि में जूनियर स्कूल उपलब्ध कराना यह राज्य का दायित्व हो गया है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का जीवन ही वो वास्तव में मानव गरिमा से युक्त होगा। इसी अधिकार को लागू करने के लिए बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 संसद ने पारित किया। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया है। अब ये जो शिक्षा का अधिकार है ये भी बहुत पुनीत पावन अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। अंत में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 22 का सब क्लाज 1, इसमें 22 के 7 सब क्लाज हैं। उसमें जो है 22 के 7 सब क्लाज हैं, उसमें कोई भी जो पहले तीन क्लाज हैं उनका हम स्पष्ट कर दें, फिर निवारक निरोध के संबंध में स्पष्ट कर दें। पहले देखिए, जो 22 का सब क्लाज 1 है, इसमें कुछ गिरफ्त व्यक्तियों के अधिकार समझ लीजिए। जिन व्यक्तियों को, निरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार हैं, जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, निरुद्ध किया गया, उनके कुछ अधिकार तय किए गए हैं। उनमें यह है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। पहली बात कि भाई पुलिस ने हमें क्यों गिरफ्तार किया या किसी जांच एजेंसी ने हमें क्यों गिरफ्तार किया, उसे ये जानने का अधिकार है। दूसरा ये है कि इसी में व्यवस्था दे दी गई कि अपनी
पसंद अपने पसंद के विधि व्यवसायी से यानी वकील से सलाह मशविरा करने का भी अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया है। साथ में गिरफ्तार व्यक्ति ये भी कह सकता है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति को, उसके स्वजन को, उसके मित्र को दी जाए और उस मित्र का या उसके स्वजन का नाम पता नोट कर सकती है पुलिस, लेकिन ये सूचना वहां तक भी पहुंचाई जाए। ये 22 के सब क्लास में ये व्यवस्था दी गई है 1 में, और 22 के सब क्लास 2 में जो भी निरुद्ध व्यक्ति है, गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको जो है पुलिस 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस प्रस्तुत करेगी, ताकि मजिस्ट्रेट समझे कि आखिर उसे किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है, और यदि गिरफ्तारी औचित्यपूर्ण है तो मुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है। यदि औचित्यपूर्ण है तो उसे जो है निरुद्धता उसकी जारी रखी जाएगी और फिर वो जो है आगे उसकी सुनवाई होती रहेगी। तो यहाँ पर जो है, लेकिन इसमें वो समय नहीं शामिल है जो गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट तक लाने में लगता है। मान लीजिए कोई अपराधी है, वो जो है अपराध करके किसी अन्य स्टेट चला गया और उस स्टेट से लाने में पुलिस को 3-4 दिन लग गए, तो ऐसे में वो तो 24 घंटे से अधिक समय हो जाएगा। तो लाने में जो समय लगेगा वो इसमें जुड़ा नहीं है। बाकी 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर जो 20 का सब क्लास 3 है वो ये कहता है कि ये जो ऊपर वर्णित 2 बातें हैं, 2 अधिकार हैं, वो जैसे शत्रु अन्य देशीय, किसी अन्य देश का जो शत्रु है, वो जो है अन्य देश में रहता है, भारत का शत्रु है, उसके लिए लागू नहीं होगा। और साथ में जो व्यक्ति निवारक निरोध के अंतर्गत होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध के प्राविधान जो है 4 से 7 तक इनका व्यापक उल्लेख किया गया है। और निवारक निरोध ये आप मान लीजिए कि इसको लेकर के संविधान सभा में एक लंबी बहस हुई थी और ये कहा गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में निवारक निरोध जैसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने इसे क्यों लागू किया, उसका कारण था कि नवजात लोकतंत्र भारत को विघटनकारी गतिविधियां उसे नष्ट कर सकती थी। अगर एक व्यक्ति का निवारक निरोध हो जा रहा है और राष्ट्र सुरक्षित रहता है तो इसे उचित माना गया। यद्यपि ब्रिटिश काल में जैसे रौलट एक्ट, वो रौलट एक्ट अपील नहीं, वकील नहीं, दलील नहीं के आधार पर था, वो एक प्रकार का निवारक निरोध ही था, क्योंकि निवारक निरोध वहाँ होता है कि अपराध किए जाने के पूर्व व्यक्ति की गिरफ्तारी, अभी वो अपराधी भी नहीं है ना अपराध किया है, लेकिन उसको राज्य ये मानता है कि इससे भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो राज्य जब ये मान रहा है कि ये कोई विस्फोटक गतिविधि कर सकता है, राज्य की व्यवस्था के लिए संकट बन सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए संविधान में व्यवस्था है कि एक जो है मंडल बनेगा जो सिफारिश देगा और उसके आधार पर ही उसे 2 महीने से अधिक समय के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक, तो यद्यपि 3 महीने के लिए व्यवस्था दी गई थी जनता पार्टी सरकार ने, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार पुनः आ गई तो अभी 2 महीने का ही व्यवस्था है। हमारे देश में जो प्रचलित रहे और बहुत चर्चित रहे निवारक निरोध कानून, उनमें जैसे जो है राष्ट्रीय आपात जब लगा था अशांति के आधार पर, मीशा, या फिर बाद में टाडा पोटा, या अभी जैसे प्रचलित है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सब जो है निवारक निरोध है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हैं। साथियों, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान वर्णित है ये समाप्त होता है। अगली श्रृंखला में अन्य अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों पर चर्चा होगी।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।